हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एंड साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और उतना ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसे पढ़ेंगे विथ पिक्चर्स। मैं आपको बीच बीच में सबकी पिक्चर्स भी दिखाते रहूँगा। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मैं वादा करता हूँ कि इस चैप्टर से आपका कोई भी कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली और बोझो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान, यानी कि जो ग्रीष्म अवकाश होती है उनके दौरान वो अपने अंकल के घर जाते हैं। तो उनके अंकल जो हैं, देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल एक किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवेल, प्लाव, इट इज इन द फील्ड। यानी कि एक दिन वो खेत में कुछ औजार देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिक्कल मतलब हो गया दराती, शॉवेल मतलब हो गया बेलचा, प्लाव मतलब हो गया हल। तो ये सारे टूल्स देखते हैं वो खेत में। तो जो बोझो है वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ और कैसे इन औजारों का हम उपयोग करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, उन्हें भोजन चाहिए जीने के लिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, क्या तुम्हें याद है कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं? तो हाँ, हमें याद है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो एनिमल्स, जिनमें मानव भी शामिल है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो वो अपना भोजन कहाँ से पाते हैं? ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट, लेकिन पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें खाना क्यों पड़ता है। You already know that the energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions। मतलब तुम ऑलरेडी जानते हो, पहले से ही जानते हो कि जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है उनका उपयोग जो सजीव है वो अपने बहुत सारे क्रियाकलापों को करने में करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो ये सारे काम हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो भोजन से एनर्जी मिलता है उसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो बोझो है वो बोल रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हालांकि हम सबको फूड चाहिए, हम सबको भोजन चाहिए। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, मतलब हालांकि हम सबको भोजन चाहिए, हम सबको भोजन की जरूरत है, तो हम इतने बड़े देश में इतने सारे लोग रहते हैं, उन सबको हम भोजन उपलब्ध कैसे करा पाते हैं? ये बोझो के मन में सवाल आता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पहली बता रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब जो भोजन है उसे लार्ज स्केल पर, यानी बहुत ज़्यादा उत्पाद करना पड़ेगा उसका, तभी हम प्रोवाइड कर पाएंगे इतने वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स को। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब इतने बड़े जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या जरूरी है? रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब हमेशा उसका उत्पादन होते रहना चाहिए, नियमित उसका उत्पादन। प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब उचित प्रबंधन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का सही वितरण इज नेसेसरी, ये जरूरी है इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फूड प्रोवाइड करने के लिए। तो अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कृषि पद्धतियाँ। तो टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, यानी कि 10,000 BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी घुमंतु थे, घूमते रहते थे। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, मतलब वो घूमते रहते थे ग्रुप्स में, समूह में, भोजन की तलाश में, एंड शेल्टर, और आश्रय की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और वो कच्चे फल खाते थे और कच्चे सब्जियां खाते थे, और उन्होंने शिकार करना भी शुरू कर दिया जानवरों का अपने भोजन के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में वे खेतों को जोतना शुरू कर दिए, जमीन को जोतना शुरू कर दिए और चावल का उत्पादन शुरू कर दिए। वेट एंड अदर फूड क्रॉप्स, और यही नहीं, गेहूं भी और बाकी सारे फूड क्रॉप्स भी। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह कृषि का विकास हुआ। तो नोमैडिक का डिफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो नोमैडिक का डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, ये रहा, नोट कर लीजिए आप इस डिफिनेशन को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, मतलब जब एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है या उनकी खेती की जाती है बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत लंबे स्केल पे, एक ही जगह पे, एट वन प्लेस, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप, इसे क्रॉप कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आप सब इसे नोट कर ले और याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वेट, मतलब कि उदाहरण के लिए अगर हम बोलेंगे वेट का क्रॉप, यानी कि गेहूं का क्रॉप, मतलब जो पूरा का पूरा फील्ड है, जो पूरा का पूरा खेत है, उसमें केवल गेहूं की ही फसल होनी चाहिए। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तुम पहले से ही जानते हो कि जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि सब्जियां और फल। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, मतलब इन्हें वर्गीकृत इस आधार पर किया जाता है, इन्हें बांटा इस आधार पर किया जाता है
कि जिस मौसम में वो ग्रो करते हैं, जिस मौसम में वो लगते हैं, उन्हीं के आधार पर इन्हें बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु की स्थिति है, वो एक जगह से दूसरे जगह एकदम भिन्न है। जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और रेनफॉल। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। मतलब इसी के आधार पर बहुत ही रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकार के क्रॉप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में ग्रो करते हैं, अलग अलग भाग में ग्रो करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इतनी विभिन्नता होने के बाद भी दो मोटा मोटी ध्रुव भाग में इन्हें बांटा गया है, जो कि फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स, यानी कि जो ऐसे क्रॉप्स जो कि कब उगते हैं, बरसात के मौसम में उगते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिन्हें रेनी सीजन में सो किया जाता है, बोया जाता है बरसात के मौसम में, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। यही खरीफ क्रॉप्स का डिफिनेशन है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। यानी कि जो रेनी सीजन है, बरसात का मौसम, वो इंडिया में सामान्यतः जून से सितंबर तक का होता है। पेडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन etc आर खरीफ क्रॉप्स। यानी कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? जो ऐसे क्रॉप्स जिन्हें हम विंटर सीजन में लगाते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और इनका जो समय है, समय का अवधि है, वो जनरली अक्टूबर से मार्च तक का होता है। रबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल है वो हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। लिंसीड आपके लिए नया होगा शायद, इसका मतलब अलसी होता है, आप पिक्स देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेज। इसके बावजूद जो दाल और कुछ सब्जियां होती है, वो गर्मी में उगाए जाते हैं बहुत सारे जगहों पे। इन्हें ही हम जेड क्रॉप्स कहते हैं, लेकिन जेड क्रॉप्स को आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं रखा गया है। जेड क्रॉप्स का भी डिफिनेशन मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो बेसिक प्रैक्टिसेज जो किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अब उन्हें जानेंगे। तो जो है वो पूछ रहा है, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। हम धान को ठंड के फसल में क्यों नहीं उगा सकते हैं? जनरली आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका जवाब देती है पहले कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। यानी कि जो धान की फसल होती है उसे काफी मात्रा में पानी चाहिए होता है, लॉट ऑफ वाटर। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसीलिए इसे केवल बरसात के ही मौसम में उगाया जा सकता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो फसल की खेती होती है उनमें बहुत सारे क्रियाकलाप किसानों को करना पड़ता है एक निश्चित समय के अवधि में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices। मतलब तुम ये पाओगे कि ये जो एक्टिविटीज हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि मैच करते हैं किस एक्टिविटीज से? जो गार्डनर, एक माली जो करता है, या फिर तुम जो करते हो जब कोई तुम सजावटी फल उगाते हो, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हो, जैसे फूल उगाते हो ना, तो तुम जो क्रियाकलाप करते हो उसके लिए, उस प्लांट के लिए, ये एक्टिविटीज उन्हीं से मिलते जुलते हैं। और इन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, यानी कि कृषि पद्धतियाँ। दिस एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। और ये एक्टिविटी को नीचे लिस्ट किया गया है। तो पहला जो आता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, यानी कि मिट्टी का तैयार करना। दूसरा सोइंग, बुआई। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक मिलाना। फोर्थ है इरिगेशन, यानी सिंचाई। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, यानी खरपतवार से बचाना। सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। और सेवेंथ जो है वो अंतिम है, लास्ट है स्टोरेज। तो हम इन्हें डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी कि जो मिट्टी का तैयार होना होता है वो पहला स्टेप होता है, किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क होता है एग्रीकल्चर में, कृषि में, वो ये होता है कि मिट्टी को उलट पुलट करना पड़ता है और उसे भुरभुरा बनाना पड़ता है, यानी कि लूज करना पड़ता है, लूजन इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ये जड़ को बहुत गहराई तक जाने में मदद करता है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और ये जो लूजन सॉइल होते हैं वो जड़ों को आसानी से ब्रीथ करने में मदद करते हैं, इवन तब भी जब वो बहुत अंदर चले जाते हैं मिट्टी के।
यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली, यानी कि जो मिट्टी का भुरभुरा बनाना है, लूजन करना है उसको, वो क्यों रूट्स को आसानी से ब्रीथ करने में मदद करता है, क्यों जड़ें आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं जब वो लूज हो जाता है सॉइल। तो इसका आंसर हम आगे जानते हैं। तो द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि जो लूजेंट सॉइल होता है, भुरभुरा मिट्टी होता है, वो अर्थवर्म और भी सारे माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके ग्रोथ में मदद करता है। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसान के दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो मिट्टी को उलट पुलट करते हैं और उसे ढीला बनाते हैं, और यही नहीं उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मिट्टी को क्यों उलट पुलट करना पड़ता है और उसे भुरभुरा बनाना पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि तुम प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हो कि जो मिट्टी होता है उसमें खनिज होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सजीव होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और यही नहीं, इसके अलावा जो मरे हुए, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जैसे कि पौधे होते हैं, ये सब जो है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ जाते हैं या मर जाते हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, गल जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और इस प्रकार बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो मरे हुए उस ऑर्गेनिज्म में हैं वो भी मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients। हालांकि जो मिट्टी का टॉप लेयर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला लेयर होता है, उसका कुछ ही सेंटीमीटर्स, फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मतलब प्लांट ग्रोथ में मदद करते हैं। और इसलिए टर्निंग और लूजनिंग जो है सॉइल का, उलट पुलट करना, वो क्या करता है, नीचे जो दबी हुई मिट्टी होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, उसे ऊपर ले आता है उलट पुलट करने पर। और इस प्रकार प्लांट्स जो है वो इस न्यूट्रिएंट्स का यूज कर पाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इस प्रकार जो मिट्टी का उलट पुलट करना है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या चीज के लिए? क्रॉप्स के खेती के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। और ये जो प्रोसेस है, क्रियाकलाप है जो लूजनिंग और टर्निंग का सॉइल का, इसे ही हम जुताई कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉग। और ये किसकी मदद से होता है? हल की मदद से होता है। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। और ये जो हल होते हैं वो लकड़ी से या लोहे से बने होते हैं, वुड और आयरन से बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखा होता है तो उसे जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाता है, उसे वाटरिंग किया जाता है। द प्लॉट फील्ड में है बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, यानी कि जो जोता हुआ खेत होता है उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे हो क्रम्स को। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन ढेलों को प्लैंक की मदद से, यानी कि पाटल की मदद से इन्हें तोड़ दें। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। और जो खेत होता है उसे बराबर करना जरूरी होता है, लेवल करना जरूरी होता है। किसके लिए? बुआई के लिए भी और सिंचाई के लिए भी, दोनों में मदद होता है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। और ये लेवलिंग जो होता है सॉइल का, उसे एक बराबर किया जाता है, वो लेवलर की मदद से होता है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी जो मिट्टी का हम उलट पुलट करते हैं, जो जुताई करते हैं, उससे पहले हम उनमें क्या डाल देते हैं? उनमें हम खाद डाल देते हैं, मैन्यूर डाल देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। इससे जो खाद होता है वो आसानी से मिट्टी में मिल पाता है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और जो मिट्टी है उसे बुआई से पहले क्या किया जाता है? उसमें पानी डाला जाता है, उसे वाटरिंग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कृषि औजार। तो कृषि औजार क्या है? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल ऑफ दिस टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। यानी कि ये बहुत जरूरी है कि बुआई से पहले हम मिट्टी को एकदम छोटे छोटे कर दें, यानी कि दाने के आकार का कर दें, साइज ऑफ ग्रेन्स, ताकि हम बेटर यील्ड पा सके, यानी कि अच्छी फसल पा सकें। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये बहुत सारे औजारों की मदद से होता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लो,
हो एंड कल्टीवेटर। और जो मेन टूल्स होता है, जो मुख्य औजार होता है इसके लिए जो उपयोग होता है वो क्या है, हल है, प्लॉ है, हो मतलब कुदाल है, और कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर मतलब जिससे खेत की जुताई की जाती है, जिन्हें हम आम भाषा में अपने जनरल लैंग्वेज में फार कहते हैं, गाँवों में इसे फार कहा जाता है। पता नहीं आप क्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्लॉ, सबसे पहले हम जानेंगे हल को। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping up soil, etc. मतलब इसे बहुत सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है कैसे के लिए, मिट्टी को पलटने के लिए, और उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाने के, यानी कि उर्वरक मिलाने के लिए क्रॉप में, और खरपतवार उसमें से हटाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत पहले से प्लॉ का यूज किया जा रहा है। This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls और other animals, horses, camels, etc. मतलब ये जो औजार है ये लकड़ी का बना होता है, और इसे कैसे खींचा जाता है, पेयर ऑफ बुल्स की मदद से, यानी कि बैलों के जोड़े की मदद से खींचा जाता है, या दूसरे जानवर जैसे कि हॉर्स यानी कि घोड़ा और ऊंट इत्यादि जानवरों की भी मदद से इसे खींचा जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉसेयर, और ये एक तीखा ट्रेंगल के शेप का एक इसमें होता है, मतलब जो शार्प एंड वाला होता है, जिन्हें हम प्लॉग शेयर यानी कि फाल कहते हैं। आप फाल को देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है प्लॉग शेयर जिसे हम फाल कहते हैं। अगला इसका पार्ट क्या है, तो अगला इसका पार्ट है द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉग शॉट, यानी कि जो इसका मेन पार्ट होता है वो एक लकड़ी होता है जिन्हें हम प्लॉ सेट शाफ्ट यानी कि हल शाफ्ट कहते हैं। हल शाफ्ट को भी आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, यहाँ है हल शाफ्ट यानी कि प्लॉग शाफ्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ दिस शाफ्ट, मतलब एक हैंडल होता है शेफ्ट के एक एंड पर, एक किनारे पर जो शेफ्ट है उसका एक हैंडल होता है। आप देख पा रहे हो पिक्चर में, ये हैंडल है। The other end is attached to a beam which is placed on the bull necks, और जो दूसरा एंड है वो जोत से जुड़ा होता है जो कि बैलों के कंधे पर रखा जाता है। ये जोत है, पिक्चर में देख पा रहे हो, ये बैलों के कंधे पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लॉग, एक जोड़ा बैल या फिर एक आदमी इस हल को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से इसे चला सकते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays, मतलब जो लोहे का बना जो आता है, लोहे का बना जो हल आ रहा है उसे तेजी से रिप्लेस किया जा रहा है, उसे यूज किया जा रहा है लकड़ी के बने हल के जगह पे। यानी कि अब लकड़ी का बना हल कम उपयोग हो रहा है और लोहे का बना हल ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब पढ़ेंगे अगले औजार को, हो यानी कि कुदाल। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक बहुत ही सिंपल टूल है जिसे मदद किया जाता है खरपतवार आदि को हटाने में और मिट्टी को भुरभुरा यानी कि उसे लूजन करने में। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, और इसमें एक लंबा सा रॉड होता है लकड़ी का, एक लंबा सा होता है जिन्हें हम हाथ से पकड़ते हैं, और आयरन, या तो ये लकड़ी का होता है या फिर आयरन का होता है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade। और एक जो इसका भाग है आप देख पा रहे हो फिगर में, ये देखिए ये हैंडल है जिन्हें हम हाथ से पकड़ते हैं, और ये जो बेंट प्लेट दिखाया जा रहा है वो सपाट होता है और तीखा होता है, वो इसके दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है जो कि ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये जानवरों के द्वारा, यानी कि जानवर में यहाँ इंसान भी आ जाएगा, उसके द्वारा खींचा जाता है, और इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, नाउ डेज प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, मतलब आजकल जो खेती किया जा रहा है, सॉरी जुताई किया जा रहा है, वो कल्टीवेटर की मदद से किया जा रहा है, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर उसे खींचता है। आपने जरूर देखा होगा अपने गाँव में। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और कल्टीवेटर का यूज समय भी बचाता है और मेहनत भी बचाता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सोविंग को, बुआई को, वो भी पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही हम पिक्चर्स के साथ और डिफिनेशन के साथ आपके लिए अगला वीडियो जरूर जल्द लाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।